हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में आपका स्वागत करती हूँ। अभी आपके सामने कुछ न्यूज़पेपर की न्यूज़ क्लिपिंग दिखाई जा रही हैं। इनमें हाल ही में पारित किए गए कृषि विधेयकों के पक्ष और विपक्ष में सत्ता और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान के साथ ही किसानों से संबंधित न्यूज़ भी दिखाई गई हैं। आज की वीडियो में हम किसानों और सरकार का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। क्यों किसान इन कृषि विधेयकों का इतने दिनों से विरोध करके आंदोलन छेड़े हुए हैं और सरकार क्यों कह रही है कि इन कृषि विधेयकों के आने के बाद किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज हम सिर्फ आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। संसद में पारित किए गए तीनों कृषि बिलों के विरोध में आजकल हमारे देश में देशव्यापी आंदोलन किसानों का चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने कहा है, राज्यसभा में नियमों की अनदेखी करके अफरा तफरी में ये बिल पास किए गए हैं। अन्नदाता से जुड़े 3 कृषि विधेयकों को पारित करते समय न तो किसानों की राय ली गई है और न ही संसद में किसी को प्रश्न तक पूछने का हक दिया गया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी श्रोमणी अकाली दल की नेता एवं केंद्र सरकार की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। कृषि बिलों के विरोध में देश भर में किसानों के विरोध प्रदर्शन जारी हैं। रेल रोको आंदोलन भी चल रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है, ये बिल पिछले 50 वर्षों से स्थापित कृषि व्यवस्था को बर्बाद कर देगा। देश आज़ाद होने के बाद से ही ये हमारे देश का इतिहास रहा है। यदि हम सत्ता में हैं तो जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, ये सब सभी की भलाई के लिए हैं और हमारे देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए हैं। लेकिन अगर हम उसी समय विपक्ष में हैं तो ये सब बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। जून 2020 में जब सरकार इन कृषि विधेयकों से संबंधित अध्यादेश लेकर आई तो कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर ये आरोप भी लगाया कि सरकार जानबूझकर कोरोना महामारी में इस अध्यादेश को लॉकडाउन में लेकर आई है ताकि न तो कोई विरोध हो और न ही कोई प्रदर्शन कर पाए इस अध्यादेश के खिलाफ। अध्यादेश के बारे में जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ये संविधान के आर्टिकल 123 के तहत आते हैं। अध्यादेश हमारे देश के राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं जब संसद की कार्रवाई या सत्र नहीं चल रहे हो या देश में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई हो। कृषि राज्य सूची का विषय है और अधिकांश राज्य सरकारों ने 1950 के बाद जमींदारों के अत्याचारों से बचाने के लिए किसानों को 1950 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी एक्ट को लागू किया गया। एपीएमसी एक्ट के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों के नियंत्रण में मंडियों का निर्माण किया गया। इस वीडियो में आपके सामने कुछ फैक्ट या तथ्य रखने की कोशिश की गई है कि कृषि विधेयकों को आप अपने विवेक से समझ सकें और ये निर्णय ले सकें कि क्या सच में ये विधेयक छोटे किसानों के लिए भी उतने ही लाभदायक हैं। पहला एक्ट हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम भी कहा जाता है, जो 1955 में लाया गया जब तक हमारे देश में खाद्यान्न की भारी कमी थी और हरित क्रांति उस समय तक नहीं आई थी। प्याज, आलू, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, इन सब की बहुत कमी हमारे देश में थी। उस समय जमाखोरों से इन सब चीज़ों को बचाए रखने के लिए ये नियम लाया गया ताकि गरीबों को भी जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो और अमीर इसका फ़ायदा न उठा लें। 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में नमक, तेल, प्याज, आलू, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम पदार्थों को जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं
मानकर आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया, लेकिन 2020 में इन चीज़ों को इस अधिनियम से बाहर निकाल दिया गया, यानी कि अब ये चीज़ें जीवन के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। इसका सीधे सिंपल शब्दों में अर्थ ये है कि अब ये जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें नहीं रही हैं और कोई भी व्यापारी हो या किसान इनको जितना चाहे अपना स्टोर करके रख सकता है, उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार का इस अधिनियम के पक्ष में कहना है कि इस अधिनियम के आ जाने के बाद से विदेशी निवेश भी कृषि में बढ़ेगा। व्हाट इज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? इस एक्ट के तहत आने वाली वस्तुओं पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। न तो सरकार इनको हद से ज़्यादा जमा करने देती है और न ही इनके दामों को इतना बढ़ने देती है कि ये गरीबों की पहुंच से बाहर हो जाएं। इस एक्ट के अंदर आने वाली वस्तुओं के अधिकतम प्राइस गवर्नमेंट तय कर देती है पहले ही। 1955 में सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसलिए लेकर आई थी क्योंकि उस समय हमारे देश में खाद्यान्न और पेट्रोलियम पदार्थों की बहुत कमी थी। सब्जियां भी इतनी मात्रा में पैदा नहीं होती थी और लोग स्टोर करके इनको महंगे दामों पर बेचते थे। 2020 में उसी आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके नमक, तेल, प्याज, आलू, फर्टिलाइज़र इन सब वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर निकाल दिया गया है। सरकार का तर्क इसमें ये है कि इन आवश्यक वस्तुओं की सूची से इन वस्तुओं को इसलिए निकाला गया है ताकि किसान जब चाहे अपने खाद्यान्न और तेलों और सब्जियों को अपने पास स्टोर करके रख ले और जब महंगे दाम हो या बाज़ार में जब उसकी कमी हो उनको उस समय निकाल कर बेचे तो उसकी आमदनी दुगनी तिगनी हो जाएगी और प्राइवेट इन्वेस्टर भी जब इस फील्ड में लाभ दिखेगा तो वो भी इसकी तरफ आकर्षित होकर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इस अधिनियम को अब हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है तेल की और वो हमारे शहर के सबसे बड़े डीलर के पास सैकड़ों लीटर तेल रखकर चली जाती है और कहती है कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में छोटे बड़े दुकानदारों के पास तेल की सप्लाई कर दीजिए। छोटे बड़े दुकानदार डीलर को तेल की सप्लाई करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन डीलर मना कर देता है कि कंपनी की तरफ से अभी सप्लाई तेल की हुई ही नहीं है, तो वह तेल दुकानदारों को कहाँ से दे दे। दुकानदार बार बार आते हैं और हर बार डीलर कोई न कोई बहाना बना देता है। जब पूरे शहर में तेल की किल्लत हो जाएगी तब वो डीलर धीरे धीरे तेल को निकालेगा और उसे मनमाने दामों पर बेचेगा। छोटे छोटे दुकानदारों के साथ साथ आम आदमी के जीवन पर भी इस जमाखोरी का प्रभाव पड़ेगा। जो तेल उन्हें पहले 150 रुपये लीटर मिल रहा था, अब शायद वो 250 या 300 रुपये लीटर मिल जाए। डीलर अगर दुकानदार को तेल महंगा देगा तो दुकानदार भी उस तेल पर 5, 10 या 20 रुपये तो ज़रूर कमाएगा और वो भी आगे छोटे दुकानदारों को तेल महंगा ही देगा। इस अधिनियम के आने से पहले डीलर के ऊपर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था। उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता था और उसे कई सालों की जेल भी हो सकती थी अगर वो इन वस्तुओं का भंडारण या स्टोर करके रखता है। लेकिन इस नियम के आने के बाद सभी नियम बदल गए हैं और अब दुकानदार, किसान या व्यापारी जितना चाहे खाद्यान्न, दालों, अनाजों, सब्जियों को जितने समय के लिए चाहे स्टोर करके रख सकता है। सरकार का इस अधिनियम के पक्ष में ये तर्क है
कि उसने व्यापारी और किसानों दोनों को ये सुविधा दी है कि वो जब तक चाहे अपनी फसलों का भंडार करके अपने स्टोर रूम में रख सकता है। अभी हमने एक तेल के डीलर की स्थिति एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश की है। अब हम एक छोटे किसान के बारे में जानते हैं कि इस अधिनियम का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इस अधिनियम का किसान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अभी एक एग्जाम्पल द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अभी आलू 10 रुपये किलो है और किसान ये सोचे इसमें तो उसकी लागत भी नहीं निकल रही, वो कुछ महीनों के लिए आलू को स्टोर करके रखना चाहे कि जब 30 रुपये किलो आलू हो जाएगा तब वो आलू बेचकर कुछ प्रॉफिट कमा लेगा। लेकिन क्या नियम बनाने वाले कभी सोचते हैं कि किसान क्या कोई बहुत बड़ी हवेली या महल में रहता है जो उसका भरा हुआ ट्रैक्टर टमाटर या प्याज का महीनों तक सुरक्षित रहेगा? क्या एक छोटा किसान स्टोरेज रूम का किराया सहन कर पाएगा? वो अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले तो एक फसल आने के बाद फिर बिकने के बाद तक टालता रहता है। एक फसल कट जाती है तो दूसरी फसल के लिए बीज खरीद पाता है, तब कहीं जाकर उसके खेत में दूसरी फसल लगती है। हमारे देश का किसान इतना गरीब जीवन जीता है कि वो जीवन के बड़े बड़े फैसले तो ये सोचकर टालता रहता है कि जब फसल आ जाएगी तब वो ये काम करेगा। हरियाणा में कहा जाता है लड़की की शादी वो तभी कर पाएंगे जब फसल कटकर पैसा उनके घर में आ जाएगा। अभिनेता अच्छा काम करे तो अवार्ड मिलता है, अफसर अच्छा काम करे तो प्रमोशन, किसान अगर अच्छा काम करे तो फसल के दाम आधे हो जाते हैं। देवताओं से भी हल नहीं हुई, जिंदगी कहीं सरल नहीं हुई कि अब के साल फिर यही हुआ, अब के साल फिर फसल नहीं हुई। किसान के जीवन की परिस्थितियों के बारे में ये लाइनें हमें बहुत कुछ कहकर जाती हैं। फास्ट फूड या रेडीमेड फूड की आजकल पूरी दुनिया में मांग बढ़ती ही जा रही है। ये महंगे होने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। पॉपकॉर्न बनाने वाली एक कंपनी है जिसे 5 मिनट में बनाकर तैयार किया जा सकता है। आपने भी कभी ये पॉपकॉर्न घर में बनाकर खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कटोरी भर पॉपकॉर्न 25 या 30 रुपए का हमें मिलता है। और वहीं अब की बार हरियाणा के किसानों से 2 से 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मक्के की फसल को लिया गया है और बम्पर पैदावार होने के कारण किसानों को रिद्धियों के भाव में अपना मक्का देना पड़ा। कितना दुख होता है जब आदमी जितनी लागत और मेहनत करता है उतने फिर उसको मेहनत का फल नहीं मिलता। आवश्यक वस्तु अधिनियम का किसानों से ज़्यादा फ़ायदा क्या पूंजीपतियों और जमाखोरों को नहीं होगा? मध्य प्रदेश में सोयाबीन के बीज बेचने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने कि हाईब्रिड बीज कहकर 3,000 रुपये के बीज 6,000 रुपये में किसानों को बेच दिए, ये कहकर कि अगर वो इन बीजों को लगाएंगे तो फसल की गुणवत्ता में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, लेकिन फसल भी बहुत अच्छी होगी और पहले से दुगनी या तिगनी फसल वो किसान प्राप्त कर सकते हैं अगर उन्होंने ये बीज लगाए। मध्य प्रदेश की ये न्यूज़ 5 अक्टूबर की है। बहुत से भोले भाले किसानों ने कर्जा लेकर 3,000 के बीज 6,000 रुपये में खरीदे, ये सोचकर कि अब की बार सोयाबीन की फसल उन्हें माला माल कर देगी या कम से कम
उनकी ज़रूरत भर के पैसे तो उन्हें इस फसल से मिल जाएंगे। पूरा सीजन उस फसल की देखभाल अपने बच्चों की तरह की, बारिश धूप में तप कर उस फसल के आने का इंतज़ार किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब किसान ने देखा कि पौधे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर सोयाबीन की फलियां तो नज़र ही नहीं आ रही, तो बेचारा भोला किसान सिवाय निराश होने के क्या करता। इस वीडियो में हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 या आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 का असर बड़े व्यापारियों या डीलर या छोटे किसानों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश की है। सीधे सिंपल शब्दों में आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम का मतलब भंडारण का नियम है कि कोई वस्तु हम कितनी स्टोर कर सकते हैं। इसके बारे में ये अधिनियम हमें बताता है। आप भी अपने विवेक से ये निर्णय ले सकते हैं कि 2020 का ये एक्ट कितना किसानों के लिए और कितना बड़े डीलर के लिए फ़ायदेमंद है और हमारे जीवन पर इसका क्या असर होने वाला है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।